स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की सारी मुख्य समाचार अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं, जहां पर 7 जुलाई से जुड़ी हुई सारी बड़ी खबरें आप तक हम एक एक करके पहुंचाएंगे। आपको बताएंगे किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से बड़े मामले को लेकर अपने निशाने पर लिया है, और दूसरी तरफ बताएंगे कि किस तरह से महाराष्ट्र में महागठबंधन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर एनसीपी में शामिल हो गए शिवसेना के पार्षद। और इसी के साथ आपको बताएंगे किस तरह से बिहार के चुनाव में नई समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि बिहार के चुनाव में आप किस तरह के समीकरण को पसंद करेंगे। और एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, जहाँ पर भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद को लेकर चीनी सामानों के बहिष्कार की बढ़ती मांग पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को अपने निशाने पर लिया है। कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन पवन खेड़ा ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि एक तरफ जहां पर चीन हमारी सीमाओं में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, इसकी हिमाकत कर रहा है, दूसरी तरफ गुजरात जो प्रधानमंत्री का गृह क्षेत्र है, वहां पर चीनी निवेश सबसे ज्यादा आया है। यानी भारत के अंदर जितना पैसा चाइना से आता है, उसमें सबसे ज्यादा पैसा गुजरात के अंदर लगता है। और ऐसे में इसी पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं और प्रधानमंत्री से पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा है। और एक और जानकारी दोस्तों सामने आ रही है, जहाँ पर चीनी सैनिकों के पीछे हटने की खबर कई सारी मीडियाओं में सामने आ रही है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री अपने बयान पर माफी मांगेंगे और अपना बयान वापस लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई भी हमारी सीमाओं में नहीं घुसा है। अगर कोई हमारी सीमाओं में नहीं घुसा तो कौन बाहर जा रहा है। इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बड़े सवाल पूछे हैं। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के उस बयान को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है, जहाँ पर प्रधानमंत्री कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि भारत की सीमाओं में किसी ने भी दखल नहीं दी है। ऐसे में दोस्तों एक और जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर बिहार चुनाव में सक्रिय होने को लेकर एक जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कन्हैया कुमार 10 जुलाई यानी इस हफ्ते के अंत से बिहार चुनाव के अंदर एक्टिव होने वाले हैं, जहां पर कई जगह उनके द्वारा चुनाव प्रचार किया जाएगा, सभाएं की जाएगी और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार लोगों को संबोधित करते हुए भी दिखाई देंगे। एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 5 पार्षदों के एनसीपी ज्वाइन करने को लेकर नाराज हो गए सीएम उद्धव ठाकरे। अजीत पवार को संदेश भेजकर कहा है कि सभी को वापस भेजिए। हम आपको बता दें कि शिवसेना के 5 पार्षद जो एनसीपी में ज्वाइन कर चुके हैं, उनको लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जताई है, जहां पर डिप्टी सीएम अजीत पवार को संदेश दिया है। उद्धव की ओर से कहा गया कि एनसीपी ज्वाइन करने वाले सभी पार्षदों को वापस भेजा जाए। ये संदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पर्सनल सेक्रेटरी मिलिंद नार्वेकर ने डिप्टी सीएम अजीत पवार को फोन के जरिए दिया है। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने इस पूरे प्रकरण को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। गौरतलब है कि पिछले शनिवार को जिला पुणे के बारामती के अंदर शिवसेना के 5 पार्षद डिप्टी सीएम अजीत पवार की उपस्थिति में एनसीपी में शामिल हो गए थे, जिसको लेकर गठबंधन से जुड़ी हुई ये जानकारी सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि ये इतना बड़ा मामला नहीं है, लेकिन इसे गठबंधन के स्तर पर ही सुलझा लिया जाएगा, इस तरह से एनसीपी और शिवसेना ने दावा किया है। इसी के साथ एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है कि स्कूलों के अंदर पढ़ाई जाएगी सरहद पर शहीद होने वाले वीर जवानों की गाथा। हम आपको बता दें कि देश की सरहदों पर रक्षा के लिए प्रेरणा बने देश के जवान शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए राजस्थान की सरकार ने छात्रों को स्कूल में पाठ्यक्रम के दौरान शहीद जवानों की वीर गाथा पढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें कक्षा 9वीं की राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा पुस्तक के साल 1948 से लेकर 2019 तक शहीद हुए वीर जवानों की गाथाओं को सुनाया जाएगा और इसको शामिल किया जाएगा, जिसमें पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को भी शामिल किया गया है। हम आपको बता दें कि पाठ्यक्रम की समीक्षा समिति का दावा है कि संभवतः राजस्थान पहला ऐसा राज्य बनेगा जिसने प्रदेश के अंदर अमर शहीदों के पाठ्यक्रम को लोगों तक पहुंचाया है। सूबे के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ये जानकारी दी है। और इसी के साथ में एक और जानकारी की माने तो झारखंड कांग्रेस पार्टी ने अपना नया लक्ष्य रखा है, जिसमें लॉकडाउन समाप्त होने के बाद 10 लाख से ज्यादा सदस्य बनाए जाने को लेकर अभियान चलाएगी पार्टी। हम आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 26 जुलाई को अमर शहीद को नमन करेगी, जिसके बाद 29 जुलाई से पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्यों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और झारखंड में एक बार फिर से पार्टी को खड़ा करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें 10 लाख से ज्यादा सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। एक और जानकारी की माने तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों भाजपा में समर्थकों को तरजीह न मिलने के बाद बाबूलाल मरांडी नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भी संगठन में तरजीह नहीं मिलने को लेकर उन्होंने अपना विरोध जताया है। हम आपको बता दें कि
उन्होंने अपने संगठन झारखंड विकास मोर्चा का विलय भी किया है, जिसमें झारखंड विकास मोर्चा के भाजपा में विलय के मौके पर पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के खुले मंच से ऐलान किया था कि हर स्तर पर सांगठनिक ढांचे में मोर्चे में लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी। बाबूलाल मरांडी को भी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का तत्काल नेता घोषित किया गया। बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक कद के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी में उन्हें स्थान मिलने के बाद अब ये कयास लगाया जा रहा था कि उनके करीबियों को भी प्रमुख पदों पर रखा जाएगा, लेकिन ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर उनके समर्थकों को जगह नहीं मिलने को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। हम आपको बता दें कि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई सारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी में अन्य दलों से गए हैं वह साफ तौर पर अपनी नाराजगी जताते रहते हैं। और ऐसे में एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर चीन के खिलाफ बीजेपी सरकार ने ताकत लगाई होती तो नड्डा को झूठ नहीं बोलना पड़ता। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से ये जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी पर बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के हमले को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने दावा किया कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने और उनकी सरकार ने चीन की घुसपैठ से निपटने के लिए ऊर्जा लगाई होती तो देश को गुमराह करने के लिए नड्डा को झूठ नहीं बोलना पड़ता। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये सवाल किया है कि मोदी सरकार सैनिकों के महंगाई भत्ते की कटौती करके और रक्षा खर्च कम करके जवानों का मनोबल बढ़ा रही है क्या, ये सवाल पूछा गया है। इसी के साथ उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि नड्डा जी, आप रोजाना जिस तरह से टिप्पणियां करते हैं उससे आप दुर्भावना से ग्रसित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतीत होते हैं। अगर बीजेपी और मोदी सरकार ने चीन से लड़ने और हमारे सशस्त्र बलों का सहयोग करने में ऊर्जा लगाई होती तो चीनी घुसपैठ पर देश को गुमराह करने वाला झूठा बयान देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल दोस्तों, विकास दुबे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर यूपी के एसटीएफ से पूछताछ के दौरान विकास दुबे ने भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों का नाम बताया है। हम आपको बता दें कि कानपुर के शूट आउट से अभी तक फरार गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर 2017 का एसटीएफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक भगवती प्रसाद सागर और अभिजीत सिंह सांगा का नाम विकास दुबे की ओर से लिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जिला पंचायत चुनाव के दौरान विकास दुबे पर एक शख्स की हत्या का आरोप लगा था, जिसके बाद एसटीएफ ने उससे पूछताछ करने के लिए उसको बुलाया था, जिसके बाद ये जानकारी सामने आ रही है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों का नाम आने के बाद हड़कंप मचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछे जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि लगातार ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर पूरी की पूरी सरकार भी विकास दुबे जैसे गैंगस्टर को पकड़ नहीं पा रही है और सीधे तौर पर मोदी सरकार और योगी सरकार के दावे जमीनी स्तर पर फेल दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि योगी जी दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुशासन का राज है, लेकिन तकरीबन 4 दिन होने के बावजूद अभी तक विकास दुबे की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर सवाल लगातार गहरा रहे हैं। और एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर ग्वालियर में कांग्रेस पार्टी ने अपना मुख्यालय बनाया है। कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता यहां से पूरी रणनीति बनाएंगे। हम आपको बता दें कि ग्वालियर के अंदर मकान ढूंढने की तैयारी भी कर दी गई है। और इसी के साथ एक और जानकारी की माने तो कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व सांसद जतिन प्रसाद ने कहा कि ब्राह्मणों की अनदेखी कर रही है योगी सरकार। इससे पहले भी जतिन प्रसाद ब्राह्मणों से जुड़े मुद्दे को लेकर मुद्दा उठाते रहे हैं, बल्कि कुछ महीनों पहले ही उन्होंने एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वह ब्राह्मण समुदाय के मामले को लेकर मांग उठा रहे थे। और इस तरह से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान जतिन प्रसाद ने कहा कि ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में अलग थलग महसूस कर रहा है। ब्राह्मण समाज के कई लोगों और संगठनों ने बताया है कि उनके साथ प्रदेश के अंदर सौतेला व्यवहार हो रहा है। इस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर बिहार के अंदर रजग में कोई दरार नहीं है। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी अफवाह फैला रही है। बीजेपी के नेता नित्यानंद राय की ओर से ये जानकारी सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से रामविलास पासवान ने और उनकी पार्टी ने एनडीए के साथ तोल मोल करना शुरू कर दिया है, वह स्पष्ट दिखाता है कि एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है और सीट बंटवारे से पहले मैक्सिमम दबाव बनाकर ज्यादा से ज्यादा सीट इकट्ठा करने को लेकर रणनीति के तहत तीनों पार्टियां काम कर रही है, जहां पर बीजेपी नीतीश कुमार और तीसरी ओर एलजेपी है जो अपनी पार्टी के गठबंधन के खिलाफ ही कहीं न कहीं इशारों में बयान दे रही है। और एक और जानकारी है जहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान से कहा कि सिंधिया गुट के मंत्री को ना दे राजस्व विभाग। हम आपको बता दें विभाग के बंटवारे से पहले ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेता गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध किया है कि सिंधिया गुट के किसी मंत्री को राजस्व विभाग आवंटित ना करे। इसी के साथ में एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर ओवैसी ने पूछा कि ना कोई घुसा हुआ है तब डी एस्केलेशन क्यों चल रहा है। हम आपको बता दें कि लगातार ये जानकारी सामने आ रही थी कि भारत और चीन के बीच में विदेश
विदेश मंत्रालय के स्तर पर भी बातचीत जारी है, जिसको लेकर ओवैसी ने सवाल पूछा है। प्रधानमंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब कोई ना गुस्सा है तो वह वापस कैसे लौट रहा है और तनाव कैसे कम हो रहा है। इस तरह से उन्होंने मोदी सरकार के चीन से बातचीत को लेकर निशाना साधा है। एक और जानकारी की माने तो जम्मू कश्मीर में एनआईए की चार्जशीट में दावा किया गया है, जहां पर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के अधिकारियों के संपर्क में था निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह। हम आपको बता दें कि देवेंद्र सिंह को बीते दिन बेल मिलने के बाद कई सारे लोगों ने विरोध किया था और अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है और इसमें देवेंद्र सिंह को भी पाकिस्तान के हाई कमान के अधिकारियों के संपर्क में होने को लेकर जानकारी दी है। एक और जानकारी की माने तो हरियाणा के अंदर प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण स्थानीय युवाओं के लिए कैबिनेट ने ड्राफ्ट की है मंजूरी। हम आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण की मांग लगातार की जा रही थी और इसको लेकर ये जानकारी सामने है। एक और जानकारी की माने तो एलएसी में सनातनी खत्म करने को लेकर चीन की ओर से कुछ छोटे कदम उठाए गए हैं। हालांकि भारतीय सेना ने कहा है कि वह पूरे मामले को लेकर लगातार सतर्क है और चीन पर भरोसा करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी भरोसा किया था, तब भारत का भरोसा तोड़ते हुए चाइना ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था। एक और जानकारी की माने तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि साजिशों का शिकार हो गए शहीद 8 पुलिस कर्मी हो न्यायिक जांच। संजय सिंह की ओर से ये मांग की गई है। साथ ही साथ दोस्तों 34 करोड़ भारतीयों के ईमेल और फोन पर हमला कर सकते हैं चीनी हैकर्स, इसको लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। वहीं पर दूसरी ओर अशोक गहलोत का बड़ा दावा, राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय के अंदर इस साल परीक्षाएं नहीं होंगी, सभी को प्रमोट किया जाएगा। ये जानकारी राजस्थान सरकार की ओर से दी गई है। एक और जानकारी की माने तो जामिया मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाने को लेकर हाई कोर्ट के अंदर सॉलिसिटर जनरल ने बयान देते हुए कहा कि अमित शाह पर आरोप लगाना गलत है। और एक और जानकारी की माने तो कोल ब्लॉक की वर्चुअल नीलामी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए सुनवाई को टाल दिया है, जहां पर झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को कोयले के आवंटन में बिना राज्य सरकार से पूछे हुए आवंटन जारी करने को लेकर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस दाखिल किया है। ऐसे में आपको ये खबरें कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।